हेलो फ्रेंड्स। हमारी इस पॉलिटी की सीरीज़ में अभी हम कंटिन्यू करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। बात है यहाँ पे 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों को महसूस हुआ, यानी जो ग्रेट ब्रिटेन थी वहाँ की जो पार्लियामेंट, उसको महसूस हुआ कि अब ये जो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हमने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। तो इन्होंने क्या क्या मेन मुद्दे 1858 के एक्ट में लाए थे। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि अब से कंपनी रूल जो इंडिया में था वो एबॉलिश हो जाएगा, यानी इंडिया में अब कंपनी रूल जो था अब वो कंपनी रूल नहीं रह जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्राउन रूल। क्राउन रूल मीन्स जो वहाँ की इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, ये उनके नाम पे इसको क्राउन रूल कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को आप क्राउन रूल भी कह सकते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, हमने देखा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, है ना। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोजीशन चेंज करके इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया वाइस रॉय, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब ये वाइस रॉय ऑफ इंडिया एक ऐसा पर्सन होगा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी डिसीजन लेगी, जो भी फैसला लेगी, ये उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो आप जैसे हमने देखा वहाँ पे, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या चेक किया था, लॉर्ड विलियम बेनेटिक, इनका नाम आया था, है ना। और यहाँ पे हम देखेंगे किनका नाम आता है सबसे पहला, लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए कि सबसे पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन के, यानी कि मतलब समझ लो कि वाइसरॉय जो था वो कौन था, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था किसका, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था क्राउन का। क्राउन मतलब यहाँ पे क्राउन मतलब महारानी का, समझ सकते हो, नाम तो महारानी का लिया जाता है, बट यहाँ पे जो हमारी उस टाइम की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, इनका पूरा रोल प्ले था। ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको किसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबल थी। उसके बाद जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम लागू हुआ था उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। तो इसको कर दिया गया एबॉलिश, यानी कि अब जो ये ड्यूअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था ये अब नहीं रहेगा। ठीक है, यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसका सीन हट गया। उसके बाद हम देखते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, आप ये समझो कि ये उनकी पार्लियामेंट है। तो इस पार्लियामेंट में अगर इतने सारे मेंबर हैं तो इसी में से कोई एक मेंबर हुआ करता था जिसको बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कह सकते हो आप एक पॉलिटिकल हेड था वो इंडिया का, यानी जो भी पार्लियामेंट डिसीजन लेगी, ठीक है, तो वो जो इम्प्लीमेंट होगा एज इंडिया एज उनका जो डोमिनियन स्टेटस था, जो एक डोमिनियन स्टेट कह सकते हैं या फिर एक ब्रिटिश कॉलोनी कह सकते हैं, तो जो पार्लियामेंट का फैसला इम्प्लीमेंट करने वाला होगा जिसके सिग्नेचर के बाद, जैसे उसने सिग्नेचर किया तो उसके बाद मुहर लग जाएगी कि वो कानून बन जाएगा, तो वो कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था। अब एक और बात सवाल हो सकती है कि सबसे पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कौन था, तो इनका नाम था चार्ल्स वुड। आप आगे जाकर देखोगे चार्ल्स वुड में हिस्ट्री में अगर पढ़ोगे तो इसमें आता है वुड्स डिस्पैच। ठीक है, वुड्स डिस्पैच, ये वुड्स डिस्पैच किस तरह से काम करता है, तो इसे बोलते हैं जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए थे कि ग्रेजुएशन के लिए क्या होगा और प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या होगा, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या होगा, तो वो उस डिस्पैच में बोला गया था। तो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमारे पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था वो चार्ल्स वुड थे। ठीक है, और जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो था वो पॉलिटिकल हेड बोला जाता था इंडिया में। इंडिया का पॉलिटिकल हेड था जो कि एक्शन लेता था, काम करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऑर्डर्स पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऑर्डर्स पे। आगे हम देखते हैं कि जो क्राउन रूल था उसमें मेजर क्या क्या काम किए गए थे। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, इसको हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी गुड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसने जो गवर्नर जनरल था उसकी पोजीशन को चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, और जो वाइसरॉय था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट का। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो सबसे पहले वाइसरॉय इंडिया के बन गए। उसके बाद ये जो सिस्टम आया, जो क्राउन रूल आया, इसने ड्यूअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसको हटा दिया गया। आगे देखेंगे कि
हम यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का बात करते हैं, एक नया टर्म आता है, एक नया पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। तो ये है ब्रिटिश कैबिनेट हमारी। ब्रिटिश कैबिनेट ने एक मेंबर को सेलेक्ट किया, ठीक है, और उस मेंबर को बोला कि तुम हो गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी जो ब्रिटिश कैबिनेट है उसका एक मेंबर होगा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होगा। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। यानी ये हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ठीक है, इसने अपॉइंट किया एक मेंबर, ठीक है। ये कौन बनेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनेगा, और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। यहाँ देख सकते हो आप, एक लूप बन रहा है और डायरेक्टली जाके वो एक ही इंसान से कंट्रोल हो रहा है, एक बॉडी से कंट्रोल हो रहा है। इसमें 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई, काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा असिस्ट किया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को, ठीक है, याद रखना। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है उसको असिस्ट कौन करेगा? तो 15 मेंबर्स का एक काउंसिल बनाया गया, वो इनको असिस्ट करेगा। जो काउंसिल था वो एक एडवाइजरी बॉडी था, समझ लो। एक एडवाइजरी बॉडी मीन्स वो एडवाइस देगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को कि आपको क्या डिसीजन लेनी चाहिए, उसकी मदद करेगा। यहाँ उनके पास वोटिंग पावर्स नहीं थे, इट वाज ओनली अ एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, नॉट अ डिसीजन मेकिंग बॉडी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को जो है इस काउंसिल का चेयरमैन बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ ये जो है इंडिया जो था, इसको बनाया गया तो ऑब्वियस सी बात है इसकी काउंसिल बनी, और ये जो कि एक एडवाइजरी काउंसिल है तो इसका हेड तो वही होगा ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो हमने देखा कि ड्यूअल सिस्टम को हटा दिया गया और वाइसरॉय को ले आया गया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, अब टोटली इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर चुकी है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट आता, अब यहाँ पे हमको काउंसिल एक्ट आते हुए दिखेगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि जो वाइसरॉय है वो नॉमिनेट करेगा कुछ इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द एक्सपेंडेड काउंसिल। तो ये जो काउंसिल बनी, यहाँ पे देखो 15 मेंबर की जो काउंसिल बनी, तो इसमें क्या होगा, जो वाइसरॉय होंगे वो नॉमिनेट करेंगे कुछ एक इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। देखो ये याद रखना, एक होता है ऑफिशियल मेंबर, एक होता है ऑफिशियल मेंबर, और एक होता है नॉन ऑफिशियल मेंबर, ओके, नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो पहली बात बोल रहा है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होगा इसको अपॉइंट करेगा डायरेक्टली वाइसरॉय, ठीक है। और ये कौन होगा? सम ऑफ द इंडियंस होंगे, कुछ एक इंडियंस होंगे इसमें, बाकी तो ब्रिटेन के ही होंगे, बट कुछ एक इंडियंस होंगे जो कि ऑफिशियल नहीं होंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, वाइसरॉय चुनेगा। तो वाइसरॉय जो है कुछ नॉमिनेट करेगा इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। 1862 की बात है जब लॉर्ड कैनिंग जो है इन्हें नॉमिनेट करते हैं 3 इंडियंस को। तो यहाँ पे सबसे पहली बार देखा गया कि जो ब्रिटिश काउंसिल थी यहाँ पे, वहाँ पे 3 इंडियंस को कंसीडर किया गया। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे, जान समझ रहे हैं लॉर्ड कैनिंग थे, वो कौन थे? सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया। नहीं, ये नहीं थे। देखिए वापस से देखिए, यहाँ पे आएगा पॉइंट। लॉर्ड कैनिंग कौन था? ही वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग था। तो सबसे पहला सेक्रेटरी ऑफ फॉर स्टेट ऑफ इंडिया कौन था? वो था वुड, इसके बारे में मैंने बोला, वुड्स डिस्पैच उन्होंने बनाया था, है ना, वुड्स डिस्पैच। कौन थे वुड्स? यहाँ पे देखो, चार्ल्स वुड्स नाम था इनका, ठीक है। SOS यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था? चार्ल्स वुड था, ठीक है, चार्ल्स वुड था। और हमारा वाइसरॉय कौन था उस टाइम पे? जो पहला वाइसरॉय बना ये था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, चलो याद रख लो, है ना, लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय बना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो 3 इंडियंस थे जिनको बोला गया कि काउंसिल के मेंबर में चुना गया, नॉमिनेट किया, किसने? वाइसरॉय ने चुना। कौन था? पहला था राजा ऑफ बनारस, दूसरा था महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरे थे सर दिनकर राव। तो आप देख सकते हो बनारस के राजा, महाराजा पटियाला के, और सर दिनकर राव, ये वैसे लोग थे जिनके संबंध बहुत अच्छे थे, माने जाते थे, बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे इनके ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ, है ना। इसके बाद बोलता है कि ये जो पूरा प्रोसेस था, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, इसने एक प्रोसेस को इनिशिएट किया जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था। देखिए, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, यानी एक सेंट्रल बॉडी है, उसके अलग अलग ब्रांचेज हैं, बट हर एक ब्रांच जो है वो रिपोर्ट करता है डायरेक्टली जा कर के उस एक सेंट्रल बॉडी को। बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, यानी
कंट्रोलिंग जो है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये एक 3 बॉडी बना दी। अब इस 3 बॉडी के अंदर 3 पार्ट होंगे। जस्ट एक मैं ओवरव्यू देने के लिए बता रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन है कहने का मतलब क्या है। और उसके बाद एक सेंटर होगा, मीन्स टू से हर एक अलग अलग चीज़ के लिए एक अलग कह सकते हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर को। तो डिसेंट्रलाइजेशन किसकी बात कर रहे हैं? बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। देखो यहाँ पे कैसा हुआ, पहले बोला गया था जो बंगाल प्रेसिडेंसी है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी एक तरह से आप समझो सेंट्रलाइजेशन हो गया था, सारी पावर बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर थी। अब बंगाल प्रेसिडेंसी के सब ऑर्डिनेट में आता था कौन? बॉम्बे और मद्रास। तो पहले क्या होता था, इनको कहा जाता था कि ये जो है ये सब ऑर्डिनेट है, ठीक है, सब ऑर्डिनेट है। बट अब क्या बोला जा रहा है कि सब ऑर्डिनेट नहीं रहे, अब इनको इनकी लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर कर दिया गया है। यानी जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज है इनकी पावर को, इनके लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद बोलता है जो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमको नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलने लगी है ना, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल किसके लिए? तो सबसे पहला है बंगाल के लिए, ठीक है। दूसरा कौन है? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। और तीसरा कौन है? पंजाब के लिए, ठीक है। तो हमको नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए और पंजाब के लिए। हम पढ़ रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, हाँ, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद इट एम्पावर द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। मतलब क्या बोल रहा है कि इमरजेंसी का टाइम है, जैसे अभी के पार्लियामेंट में आप इमरजेंसी देखोगे, आगे जाके पढ़ोगे, तो जब इमरजेंसी लग जाता है तो जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ठीक है। ये ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस एक लॉ की तरह समझो आप, एक लॉ की तरह, एक्ट की तरह पारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ प्रोविज़न कर सकते हैं कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अगर नहीं है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो वाइसरॉय के पास पावर थी कि वो ऑर्डिनेंस पारित कर सकता है, ठीक है, कोई एक्ट पारित कर सकता है। उसने बोल दिया कि भाई इतना टैक्स लेना है या फिर ऐसा कोई एक योजना बना दो, तो जो भी ऑर्डिनेंस पारित करेगा वो एक तरह से उस टाइम के लिए वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सेम वे में देखो, ये जो ऑर्डिनेंस पारित करेगा, मान लो ये तो इमरजेंसी का टाइम है, ठीक है, ये इमरजेंसी लग गई, वॉर के कारण हो या इंटरनल इंटरफेरेंस का कारण इमरजेंसी लग गया। अब जो इमरजेंसी लग गई तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस पारित कर दिया, ठीक है, ऑर्डिनेंस पारित किया किसने? हमारे वाइसरॉय ने। तो अब वाइसरॉय ने जो ऑर्डिनेंस पारित किया उसकी वैलिडिटी कितने टाइम की होगी? तो इसकी वैलिडिटी हो जाएगी 6 मंथ्स के लिए, वो 6 मंथ्स तक वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मैप भी डाला है, तो आप इसे देख सकते हो। देखो यहाँ पे राजपूताना है ना, इस तरह से यहाँ पे हमारा बंगाल का पूरा एरिया है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का हिस्सा है, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख सकते हो, ये 1861 का मैप है इंडिया का। उसके बाद हम आते हैं तो मोटा मोटी जितने भी पॉइंट थे 1861 के एनसीईआरटी में हमने उसको लगभग में कवर कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अपन आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट आता है, तो हमको आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब 1892 में क्या हुआ? अब ये हमने क्या पढ़ा? 1861, ठीक है। ये देखो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, और अभी हम पढ़ेंगे 61 के बाद सीधा 1892, यानी 31 साल बीत चुके हैं, ठीक है। अब 31 साल के बाद क्या क्या बदलाव लाया गया? तो इट इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपने देखा जो सेंट्रलाइजेशन था पहले, वो हो गया डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड अब हो चुका था। तो जब डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका था तो इसमें हमने ये भी देखा कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी ऐड किया गया, जिसमें कुछ इंडियंस थे, जैसे 3 इंडियंस थे, ठीक है, था ना, महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ बनारस और पंजाब। यहाँ पे देखिए आपने राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है, ये 2 तो कैरेक्टर हो गए। अब सर दिनकर राव,
इनका भी नाम आ गया, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टर थे जिनको हमने नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाया था। हमने एनी मीन्स टू से वाइसरॉय ने सेलेक्ट किया था, ठीक है। वाइसरॉय कौन थे उस टाइम के? लॉर्ड कनिंग, ठीक है, याद रखना है। तो ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनके नंबर को बढ़ा दिया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। अब यहाँ पे आप बोलोगे सेंट्रल और प्रोविंशियल क्या है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो कि हमारी अभी की जैसे स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट है, और एक यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर इसको हम कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। तो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, वो जो यूनियन लेवल पे है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो राज्य सरकार जो स्टेट लेवल पे है। तो प्रोविंशियल जो था वो स्टेट, मान लो आप स्टेट गवर्नमेंट की तरह था, और जो अपना सेंट्रल था वो यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। आप इसे कोरिलेट कर सकते हो। तो जो हमारी सेंट्रल में जो थी बैठी हुई, उसमें भी नॉन ऑफिशियल के नंबर बढ़ा दिए गए, और जो प्रोविंशियल जो स्टेट में थी उसके भी ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नंबर बढ़ा दिए गए। उसके बाद बोलता है कि जो इन्होंने ये जो एक्ट था 1892 का, इसने लेजिस्लेटिव पावर दे दिया, जिसमें डिस्कशन कर सकते हैं बजट का और क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। अब आप देखो, अगर आपकी पार्लियामेंट है, मान लो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में एक ऐसी क्या पावर है जो सबसे ज़्यादा उसको पावरफुल बनाती है, वो होता है बजट, है ना। यानी कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट बैठी है, यानी कोई प्रोविंशियल काउंसिल या सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल या फिर सेंट्रल काउंसिल बैठती है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठती है, तो उस काउंसिल के पास अगर बजट बनाने का पावर है, ठीक है, तो वो सुप्रीम है। तो यहाँ पे जो इंडियंस थे ना, इंडियंस का पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होता था, इनका पार्टिसिपेशन नहीं था। ये जो बजट मेकिंग था, जैसे अभी हमारा आता है ना मनी बिल आता है, तो इस पर वोटिंग होती है और उसके बाद वो आगे जाके पारित होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बजट जो बनाने का जो फैसला था, अभी पावर था, वो अभी तक इंडियंस के हाथ में नहीं आया था। तो वही बात बोल रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल गेव लेजिस्लेटिव काउंसिल पावर टू डिस्कस बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव से पूछा जा सकता है, काउंसिल को बोला गया कि पावर दिया कि तुम डिस्कस कर सकते हो बजट, बट यहाँ पे इंडियंस पार्टिसिपेशन आप कह सकते हो नहीं था, बजट मेकिंग में नहीं था। तो आपका क्या रोल हुआ, अगर आप बैठे हो पार्लियामेंट और बजट पास करने में आपका वोट कोई काउंट ही नहीं कर रहा, मीन्स उसे आप बस बोल दो, आवाज़ उठा दो कि भैया मुझे पसंद आया और नहीं पसंद आया, ठीक है। और आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा आपका वोट काउंट नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, तो हमने यहाँ पे भी देखा, अगर बढ़ा दिया गया तो उसके बाद हम नॉमिनेशंस भी कर सकते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, ठीक है। तो अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो यहाँ पे साफ साफ दे रहा है, जो स्ट्रेंथ था सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो उसको बढ़ा दिया गया, और इसमें 8 से 20 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया था। सो 8 to 20 न्यू मेंबर्स ऐड हो गए थे। जो गवर्नर जनरल काउंसिल था, इट वॉज ऑथराइज टू मेक रूल्स सब्जेक्ट टू द सैंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल फॉर डिस्कसिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द आस्किंग क्वेश्चन। जो अभी हमने देखा, जो बजट बनाने का, डिस्कस करने का, और उस पर एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चनिंग करने का प्रोविज़न 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में आ जाता है। अब हम आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब ये 1900 का जो 9 का एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि इसी को हम मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, मॉडल मिंटो रिफॉर्म करते हैं। और ये फर्स्ट टाइम था जब मुस्लिम लीग का जो डिमांड था फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट का, यानी जो ये अलग प्रांत की जो इनकी मांग थी, इसको इन्होंने एक तरह से मान लिया। इन्होंने इस टाइम पे कम्युनल अवार्ड्स स्टार्ट कर दिए थे, यानी आप कह सकते हो, आप इसको चीज़ को और डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ोगे तो ये जो कम्युनल अवार्ड्स और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का मुद्दा था, इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आप इसको बस ओवरव्यू में समझ लो कि जो भारत और पाकिस्तान, ये दोनों जो अलग हुआ, विभाजन हुआ, इसकी नींव जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 यानी मॉडल मिंटो रिफॉर्म ने रख दी थी। तो ठीक है, अभी हम इस चीज़ को अभी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट लेंगे, क्योंकि 1909 आएगा, फिर 1990 इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, फिर 1935 एक्ट आएगा, है ना। और इस तरीके से हम फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आज़ादी तक जाएंगे। नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, हम वहाँ तक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कवर करते हैं, अभी तक यहाँ रहने देते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ अभी इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में पढ़ा है।
और आप इसको इम्पॉर्टेंट तरह से नोट कर लेना, क्योंकि आप देख सकते हो बजट एड्रेस करने का और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चनिंग करने का भी पावर हो गया, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन चुकी है, और डिसेंट्रलाइजेशन भी हो चुका है हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है, तो अब हम इसको आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था या सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसमें किस तरह से नॉमिनेटेड मेंबर्स की बढ़ाएगी, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कैसे हुए, है ना। तो ये सारे डिफरेंसेस को हम आगे जाके इसमें स्टडी करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, और हम वापस नए लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मॉडलेमेंटो रिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो मॉडलेमेंटो रिफॉर्म से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय।